गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय के जो छात्र हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 12th पास कर आए सभी बच्चों को महाविद्यालय परिवार में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप लोग स्कूली शिक्षा से अभी आए हो और महाविद्यालय में आप लोगों ने प्रवेश किया। और इस महाविद्यालय में आने के बाद आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र जी सर, आप लोगों को राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाने का जो दायित्व है वो मुझे सौंपा गया है और बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के छात्रों को मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा और आप और हम मिलकर इस विषय को जितना ज़्यादा ज्ञान के सागर में आप लोग डूबोगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा और उतना ही मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा। देखिए बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं सिलेबस के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। 12th में जो आप लोग पढ़ कर आए हो उस तरीके में और इस कॉलेज एजुकेशन के सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। वो वाला पैटर्न जो आप लोग स्कूली लाइफ में आप लोगों ने किया था, स्कूली जो शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने मेरे लाइफ में, मेरे कैरियर में, जो मैं 12 साल से इस एजुकेशन जुड़ा हूँ कॉलेज शिक्षा से, उससे मैंने देखा है कि जिन बच्चों के 12th क्लास में 90% आए हुए हैं, 90 तक, वो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते ही फेल हो जाते हैं, ड्यू रह जाते हैं। पता नहीं कैसी घबराहट होती है। जिन बच्चों के 90% आए, मैंने मेरी लाइफ में देखा ही है कि वो बच्चों पेपर ड्यू रह जाते हैं उनके या फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों के दिमाग में क्या रटने की एक प्रकृति होती है कि सभी बच्चे समझना बहुत कम पसंद करते हैं और रटने की एक परंपरा चलती है, तो रट के सब पास हो जाते हैं और परसेंटेज यहाँ तक लेके आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिसमें सोचने समझने की तर्क शक्ति अच्छी होती है, वो कॉलेज लाइफ में अच्छी परसेंटेज बनाने में कामयाब होते हैं। पेपर आप लोगों को बताया था पैटर्न में, आप लोगों के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 2 पेपर होंगे, पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आप लोगों का है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के मूल आधार आप लोगों ने भी शायद 11th और 12th में भी ये शायद पढ़कर आए थे आप लोग। कुछ हल्का फुल्का सिलेबस आप लोगों का इससे टकराएगा। 11th-12th में आप लोगों ने राजनीति विज्ञान के बारे में जो पढ़ा था, इस टॉपिक से संबंधित आप लोगों के यहाँ पर मैच खाएगा। अर्थात पहला पेपर आप लोगों का होगा राजनीति विज्ञान के मूल आधार। अब ये देखिए, ये जो पेपर होगा सिलेबस के बारे में बात बाद में करेंगे। ये पेपर होगा आप लोगों का 100 अंक का, अर्थात 100 नंबर का। दूसरा पेपर होगा वो भी आप लोगों का 100 नंबर का होगा, अर्थात टोटल पॉलिटिकल साइंस के अंक हो गए आप लोगों के 200, यानी कि 200। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, जो आप लोगों का 2 पेपर हो गए, 100 अंक के होंगे, टोटल मिलाकर हो गए आप लोगों के 200 अंक का राजनीति विज्ञान विषय का आप लोगों का पेपर होगा। अब ये 100 अंकों का जो पेपर होगा आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड, ये 100 अंक कैसे कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, इससे पहले आप लोगों को बोल दूं मैं कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार की जो ये बुक है, ये आप पुखराज जैन की खरीद लेना। पुखराज जैन की पुस्तक आती है, राइटर है पुखराज जैन, सरल और अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, ये सबसे बेस्ट राइटर यही है। तो आप बिना सोचे समझे पुखराज जैन नाम की एक पुस्तक खरीद रख लेना, ये आगे भी आपके जीवन में काम आएगी, राजनीति विज्ञान के मूल आधार की। मैं बात कर रहा था आप लोगों के फर्स्ट पेपर के अंकों के बारे में। ये दोनों का एक ही सेम बात है, ये ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। दोनों 100 अंकों के पेपर होते हैं आप लोगों के। अब ये 100 नंबर डिवाइडेड देखिए कैसे होते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूं। 20 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं 2-2 अंकों के, समझना। 20 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे 2-2 अंकों के, जिनकी शब्द सीमा होगी 20 से 25 अंक वर्ड्स, यानी कि आपको 20 से 25 शब्दों के बीच में उसका आंसर देना है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, जो बात वो पूछ रहा है केवल वही लिखनी है, अपने तरफ से कोई ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पड़ेगी, वहाँ पर आप लोगों को अपना दिमाग चलाना है। 2-2 नंबर के हो गए आप लोगों के 20 क्वेश्चन, और फिर देखिए 5 नंबर के हो गए आप लोगों के 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, यानी कि ये हो गए 20 नंबर के। इनको आप लोगों को देना है 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 5-5 नंबर के, जिनका आंसर आप लोगों को 100 शब्दों में देना है। इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, चाहे 90 हो जाए या 110 वर्ड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे बात केवल इतनी ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो बात वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बात आपके आंसर में आ जानी चाहिए। यह है मोस्ट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तीसरी बात देखिए, 3 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 60 नंबर के, अर्थात 20-20 नंबर के। 3 × 20 बराबर 60, यानी कि 3 बड़े क्वेश्चन, सॉरी ये 10 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। 10 दूना 20 और 5 20 और 60, ये छोटे क्वेश्चन 10 आएंगे, सॉरी 2-2 नंबर के। तो 10 दूना 20 हो गए, 5 के 20 हो गए 40, और 3 आएंगे आप लोगों के बड़े क्वेश्चन, यानी कि ये आएंगे आप लोगों के 20-20 नंबर के 3 बड़े क्वेश्चन, जिनमें आपकी जितनी क्षमता है लिखने की, आपकी कैपेसिटी है, उतने पेज में आप लोग आंसर लिख सकते हो। आप लोगों को रोकने वाला नहीं है। मिनिमम आप लोगों को कम से कम 6-7 पेज में तो इनका आंसर देना ही देना। इससे ज़्यादा आप लोग देते हो और भी अच्छी बात है। तो ये पैटर्न आप लोगों को अपनाना है। ये सरसरी तौर से अपनी सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। पर पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे, 100 अंक का होता है। 100 अंकों में डिवाइडेड होता है, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 20 नंबर, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन 20 नंबर, और 3 × 20 यानी कि 60 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गए 100। दोनों पेपरों का सेम पैटर्न है। इस पैटर्न को आप लोगों को फॉलो करना है, और इत्मीनान से संपूर्ण जो पेपर है इसको सारे को आप लोगों को पढ़ना है। ये बात होगी आप लोगों की अब तक यहाँ तक की। अब बात करते हैं आगे की। देखिए आप, पहला पेपर आप लोगों को गया राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़ने के लिए मिलेंगे वो देखिए आप लोगों को इसको सामान्य जानकारी पहले आप लोगों को दे देते हैं कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार है। इनमें कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने के लिए आएंगे। राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति विज्ञान यानी कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। शब्दों का विशेष ध्यान रखिए आप लोग, पॉलिटिकल साइंस को यदि समझना है तो शब्दों के ऊपर थोड़ा सा मंथन कीजिए कि शब्द क्या कह रहा है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत यानी कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई थी, कैसे और कहां से। सेंटेंस के अंतर्गत ही आप जो चाहते हो वो लिखा हुआ है। ये कहता है कि राजनीति विज्ञान यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान यानी कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति या राजनीति विज्ञान क्या है, कहां से स्टार्ट हुई थी। इस सेंटेंस के ऊपर ही आप फोकस रखना, यानी कि परंपरागत यानी कि पहले राजनीति विज्ञान क्या थी और वर्तमान राजनीति विज्ञान क्या है। यानी कि उस समय की राजनीति विज्ञान जब हम लोगों ने मतलब कि जब आप देखोगे ये 384 ईसा पूर्व अरस्तु प्लेटो का जब जन्म हुआ था, उस जमाने की पॉलिटिक्स क्या थी और वर्तमान की पॉलिटिक्स क्या है, ये आप लोगों को विशेष कर ध्यान। यानी कि ये कहता है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण अर्थात वर्तमान में किस प्रकार की राजनीति है। जैसा मैंने कहा था कि राजनीति विज्ञान उस जमाने की कैसी थी, परंपरागत यानी पहले राजनीति विज्ञान। आप लोगों को बता दूं मैं, आप देखिए आप लोगों ने सामान्य जानकारी, आप लोगों को पता है कि पहले जो पॉलिटिक्स चलती थी उस समय राजा रजवाड़ों का शासन चलता था, हमारे भारत में भी था। कि पहले क्या होता कि शासन जो होता था यानी कि एक प्रकार से एक ही परिवार का वर्चस्व बराबर उसके ऊपर रहता था। यानी कि पहले पिता बन गए, फिर उसका बेटा आ गया, फिर पोता आ गया, फिर पड़पोता आ गया, फिर सड़पोता आ गया। अर्थात उस गद्दी पर, राजा की गद्दी के ऊपर एक प्रकार से एक ही परिवार का वर्चस्व बराबर बना हुआ रहता था। अब ये कहता है राजनीति विज्ञान की परंपरागत यानी इस परंपरागत दृष्टिकोण का आधुनिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहार या उसका कंपैरिजन यानी कि तुलना कैसे की जाए।
अब आज की जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान अर्थात पूरी तरीके से बदल गई है। अब राजा महाराजाओं वाली बात कुछ ही राज्यों में, राज्य से मतलब देश, ये ध्यान रखना आप लोग। पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का प्रयोग होता है और राज्य से मतलब यहाँ होता है देश। राज्य से मतलब ऐसा नहीं कि आप राजस्थान राज्य के लोग, पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का प्रयोग होता है देश के लिए। अब आधुनिक दृष्टिकोण यानी कि राजनीति विज्ञान, आप देखिए अब पूरी की पूरी डेमोक्रेसी हो गई है, अर्थात लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। लोकतंत्रीय शासन अर्थात अब कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, और ये लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था भी संविधान के अनुसार संचालित होती है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये कहता है कि आधुनिक दृष्टिकोण, जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण जो परिप्रेक्ष्य चेंज हुआ, जो बदला हुआ परंपरागत दृष्टिकोण से, आधुनिक दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान का, अब वो राजा रजवाड़ों वाला शासनकाल नहीं रहा। अब इसके अंतर्गत संविधान के अनुसार, संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लोकतंत्र सरकारों का गठन होगा। शासन बोलो या सरकारें बनेंगी, अर्थात लोकतंत्र यानी कि इलेक्शन डायरेक्ट जनता के अनुसार, कहीं डायरेक्ट होता है, कई जगह पर इनडायरेक्टली होता है। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी बात समझने की बात यही है कि केवल और केवल सेंटेंस के ऊपर जोर देना, सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस, आप BA पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, आप लोगों को इतना इजी वे में समझ में आएगा कि आप लोगों के दिमाग में ये रहे कि पॉलिटिकल साइंस कुछ है ही नहीं, केवल और केवल आप लोगों को ये फोकस रखना है, इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था, आज की सरकारों का सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है, अर्थात अब जो भी सरकारें बनेगी या शासन बनेगा या राजा बनेगा, अब जनता के द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से या डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से सरकारों का गठन होगा, अन्यथा उस प्रकार से नहीं हो सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना। आधुनिक दृष्टिकोण, इससे इसकी परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना हमें करनी है और इसके डीपली में हम लोग बाद में चलेंगे। आगे चलिए, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये एक सिद्धांत था। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन नाम का एक विद्वान था। उस विद्वान के द्वारा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पहले व्यवहारवादी नामक एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसने व्यवहारवाद के अंतर्गत अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। जैसे प्रैक्टिकल व्यवहारवाद, स्टार्टिंग में कोई चीज हम लोग करते हैं तो एक नॉर्मल वे में करते हैं, लेकिन जब करते करते हमें ऐसा लगता है कि यार इस जो कार्य मेरे द्वारा किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य को मैं इस कमियों को उठाकर और भी बेटर कर सकता हूँ। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिया, उस व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत उनको ऐसा लगा था डेविड स्टन को कि कुछ कमियां रह गई है, और उन्होंने फिर उत्तर व्यवहारवाद, उन्हीं के द्वारा फिर से उत्तर व्यवहारवाद नाम का एक और सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया गया। जो व्यवहारवाद में कमियां रह गई थी, उन कमियों को निकालकर डेविड स्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद नामक एक और सिद्धांत की व्याख्या कर दी गई थी। अब आगे आइए, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि आपने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को आपको अंतःकरण से स्वीकार करना पड़ेगा, और अनुशासन का पाठ पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ विचार और दे दिए कि प्रत्येक मनुष्य को इन सिद्धांतों के साथ साथ अंतःकरण, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और इस पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और फिर कहता है कि राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ तुलना, अर्थात राजनीति विज्ञान के साथ समाजशास्त्र की तुलना, समाजशास्त्र नागरिक शास्त्र के साथ, फिलोसफी के साथ, समाजशास्त्र के साथ तुलना, नागरिक शास्त्र के साथ तुलना, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के साथ तुलना, यानी कि जितने भी और समाजशास्त्र हैं पॉलिटिकल, ये कहता है कि राजनीति विज्ञान का उन अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी संबंध। और लास्ट में ये कहता है कि अभाग है केवल ये पहला टॉपिक, फिर कहता है कि अन्य अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति क्या है? पावर। सत्ता जो आप लोग देख रहे हो आपके आसपास, और वैधता उसकी लिमिटेशन कितने वर्ष तक है, क्या है। तो ये हो गया आप लोगों का
पहला टॉपिक राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत पहला अ भाग था, आप लोगों को या अ भाग कह दो या अ कह दो। अब देखिए आप सेकंड टॉपिक, सेकंड में कहता है राजनीतिक व्यवस्थाएं, आधुनिकरण, आधुनिकीकरण, राजनीति विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन, विधि का शासन, संविधानवाद, शासन के अंग, कार्य। अब देखिए आप लोग, यह ब भाग, ब भाग देखिए आप लोग, ब भाग के अंतर्गत जो टॉपिक डाले गए वो थे राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कहता है कि आधुनिकरण, जो पॉलिटिकल साइंस का आज आधुनिकरण हो चुका पूरी तरीके से, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आधुनिकरण यानी कि पूरे मॉडर्नाइजेशन, अर्थात राजनीति विज्ञान अब परंपरागत दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती है। राजनीति विज्ञान का पूरा सिस्टम जो ट्रैक था वो पूरा बदल कर रह चुका है, यानी कि राजनीति विज्ञान है आधुनिकरण, यानी कि इस आधुनिक युग के समाज उन्होंने भी अपना आधुनिकरण कर लिया है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन राजनीति विज्ञान ने भी अपना कर लिया है। अर्थात अब किस प्रकार की राजनीति चलेगी, ये कहते हैं कि राजनीति का विकास, ये कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का विकास कैसे होगा। विकास कभी भी ये नोटिस कर लीजिएगा, एक बार में एक साथ कभी भी किसी का विकास नहीं होता है, समय लगता है। समय और परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता रहता है, और व्यक्ति का विकास होता है उसी प्रकार से राजनीति का विकास भी होता गया। अर्थात जैसे जैसे इनको लगा कि राजनीति की विज्ञान के अंतर्गत अब ये चेंजिंग आना चाहिए, अब ये चेंजिंग आना चाहिए, अपने आप आता गया। विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र, विकास के अंतर्गत लोकतंत्र की स्थापना की, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें, यानी कि अब मतदान के माध्यम से सरकारों की स्थापना की जाने, सरकारों का गठन किया जाने लग गया। फिर कहता है निरंकुश तंत्र, यानी कि राजा रजवाड़ों वाला। निरंकुश तंत्र कौन सा होता है, यानी कि जिसमें सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। जब सत्ता बार बार एक ही व्यक्ति के हाथों में समाहित होती है तो आप निश्चित मानिए कि वो निरंकुशता की सारी हदें पार करेगा, यानी कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग निश्चित रूप से गलत तरीके से करता जाएगा। ये निरंकुश तंत्र की पहचान होती है। जो राजशाही शासन था वो निरंकुश तंत्र का एक एग्जाम्पल था, जिसके अंतर्गत राजा अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा के ऊपर बेतना टैक्स वगैरह लगा देता था, जनता परेशान होती थी, यानी कि इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती थी। फिर कहता है राजनीति, राजनीति अब जो आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो किस प्रकार चलती है। देखिए पॉलिटिक्स के अंतर्गत राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों का विकास हुआ। देखिए आज की जो पॉलिटिकल साइंस चल रही है, इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्रत्येक देश के अंदर पहले राजनीतिक दल बना हुआ, यानी पॉलिटिकल पार्टी। जब तक पॉलिटिकल पार्टी आप लोग गठन नहीं करोगे तब तक आप लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात राजनीतिक दलों का गठन करना ही पड़ेगा। इसीलिए जैसे भारत हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड
किसी भी देश में चले जाइए आप लोग, सबसे पहले राजनीतिक दलों का गठन करना ही पड़ेगा। जैसे अपने भारत के संदर्भ ले लीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी, ये क्या ना आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। ये सभी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है, अर्थात राजनीतिक दल है। और राजनीतिक दलों के माध्यम से आप सत्ता प्राप्त कर सकते हो, बिना राजनीतिक दल के आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर देखिए आप लोग दबाव समूह, राजनीतिक दल में क्या होता है कि कुछ लोगों को संगठन होता है, एक बहुत बड़ा संगठन होता है। ये दल क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, अर्थात इसमें लोगों की संख्या मतलब कि लाखों करोड़ों में चली जाती है, उनके कार्यकर्ता इतने बन जाते हैं कि राजनीतिक दल बन जाते हैं। और फिर ये होता है दबाव समूह कहता है कि लोगों का एक दल होता है, यानी कि लोगों का एक समूह होता है। जब कभी भी उनकी मांगों को मनाने का प्रयास करते हैं वो, तो सरकार के ऊपर ये दबाव समूह अपना दबाव डालता है और अपनी मांगों को मना लेता है। दबाव समूह सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहा है वो अमेरिका। भारत में भी दबाव समूह है, लेकिन भारत में दबाव समूह इतना सक्रिय नहीं है जितना सक्रिय अमेरिका में। अर्थात दबाव समूह का केवल काम होता है कि वे अपने कामों को निपटाने के लिए सरकार के ऊपर किसी प्रकार के दबाव बनाते हैं और वो अपने कामों की पूर्ति करा लेते हैं। फिर आइए प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। यह प्रतिनिधित्व होता है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया। जैसे अपने भारत के संदर्भ में देखिए, राज्यसभा है, संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत ये प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, यानी कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधित्व आएंगे। प्रतिनिधित्व सिद्धांत मतलब कि किस राज्य से किस एरिया से कितने व्यक्तियों को लिया जाएगा, इसे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं। जैसे राज्यसभा से, लोकसभा से, इन सब में अपने यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। विधि का शासन अर्थात सत्ता का संचालन कानून के अनुसार, कानून के बाहर जाकर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसा कहता है विधि अर्थात कानून कहता है, ठीक उसी प्रकार से लोगों को अपना शासन करना पड़ेगा। फिर कहता है संविधानवाद, अर्थात संविधान की सीमाओं में रहते हुए व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है। संविधान के बाहर जाकर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। शासन के कार्य, अब सत्ता में आने के बाद लोग क्या क्या काम करेंगे, अर्थात जनता से जुड़े समस्त कार्यों का संचालन सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और सरकार किन से चलती है? लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति के माध्यम से सरकारों का संचालन किया जाता है। यहां से हम आगे बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।